राम राम नमस्कार। मैं हूं राइटर बाबू और मारवाड़ लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप जानते हैं कि हम लगातार नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं और इसी क्रम में आज हम सिरोही आए हैं। सिरोही में डॉक्टर प्रकाश कुमार सर से मिलने वाले हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में कई रिसर्च किए हैं और कर रहे हैं। तो आज उनसे जानते हैं कि वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड में क्या कुछ नया हो रहा है और क्या नया कुछ होने वाला है। वैसे मैं बता दूं कि सर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रह चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब में थे। वहां से वीआरएस लेकर अपना एक अलग से संस्थान शुरू किया है, एचडीएम और सीपीडीएम। तो उस विषय में जानते हैं कि इस संस्थान में क्या क्या चीजें नई नई शोध हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं। और विशेष बात यह भी है कि सर कॉमनवेल्थ में भी कई बुक्स अपनी पब्लिश करवा चुके हैं, कई पब्लिश बुक हो चुकी है और लगातार कार्य आगे बढ़ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर सबसे पहले मेरी ये जिज्ञासा रही कि सर जो है सिरोही की धरती पर है और सिरोही में मारवाड़ की इस धरती पर डॉक्टर प्रकाश सर साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, स्पेशली ह्यूमैनिटी में। तो कौन कौन से सर विषय पर अभी आप काम कर रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो आप कह रहे थे कॉमनवेल्थ, वो कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो इंटरनेशनल के भी नाम से एक संस्थान है। कॉमनवेल्थ ब्यूरो जी, केबी कहते हैं उसको, कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो इंटरनेशनल। वहां से मेरा पब्लिकेशन है जी। जॉर्जिया से पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल प्लांट न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट यूएसए में है, वहां से पब्लिकेशन है। सिमिट से मेरे पब्लिकेशन है, मैक्सिको से जी। तो और यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट से भी मेरे पब्लिकेशंस हैं जी। तो ये मैटर था। अब सवाल आपका आता है कि वीआरएस लेकर के ये जो संस्थान शुरू किया है, ये क्या काम कर रहा है जी सर। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हम दो अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हैं जी। एक विषय तो एग्रीकल्चर है, एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट। हम कृषि के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और दूसरा जो क्षेत्र है वो ह्यूमैनिटीज का है, जिसको मानवता का विज्ञान कहते हो आप लोग। तो ह्यूमैनिटीज में अलग प्रोजेक्ट है और एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट में अलग प्रोजेक्ट है। दोनों के अलग अलग नाम हैं। एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन, शॉर्ट में उसको बोलते हैं सीपीडीएम। जब आप कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन गूगल पर सर्च करेंगे तो हमारा पोर्टल खुल जाएगा एग्रीकल्चर का। उस पोर्टल पर सारी जानकारी और हमसे जुड़ने की सारी बातें उस पर बताई गई। दूसरा जो ह्यूमैनिटीज का प्रोग्राम है वो युवाओं के लिए है, सिर्फ यूथ के लिए है और उस प्रोग्राम का नाम है ह्यूमन डिविनिटी मिशन, उसे शॉर्ट में बोलते हैं एचडीएम। तो ये जो ह्यूमन डिविनिटी मिशन, फिर आप गूगल पे जाएं, ह्यूमन डिविनिटी मिशन सर्च करें तो इसका एक सेपरेट पोर्टल आपको खुल जाएगा। ह्यूमन डिविनिटी मिशन प्रोग्राम हिंदी भाषा में है जी। कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन कार्यक्रम मूलतः अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन उसके कुछ ट्रांसलेशन हिंदी में भी हम रिलीज कर रहे हैं जी। ये है दो प्रोग्राम, सीपीडीएम और एचडीएम। तो एचडीएम प्रोग्राम जो स्पेशली यूथ के लिए आप कह रहे हैं, तो एचडीएम प्रोग्राम देखिए मैं आपको बताऊं कि थॉट क्या है, ये प्रोसेस क्या है, हम सोचते क्या हैं और हम क्या करना चाहते हैं ह्यूमन डिविनिटी मिशन में। बहुत सरल बात है कि हम समस्याओं पर बात करते हैं, बहुत बात करते हैं हम समस्याओं पर। बेरोजगारी जबरदस्त है साहब, युवाओं को नौकरी नहीं है, किसानों को भाव नहीं मिल रहा, देश में ये घृणा फैलाई जा रही है, मतलब बहुत सारी समस्याओं पर हम बात करते हैं जी। लेकिन उन समस्याओं से लड़ने के, और ये समस्या है एक्चुअल में है जी, लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करें और कैसे करें, सबसे अहम जरूरी चीज यही है। इस पर हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या किया जाए? अरे यार बहुत बेरोजगारी है, तो हम उससे कैसे लड़ सकते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, तो क्या करें और फिर जो करें उसको कैसे किया जाए। ये जो दो साइंटिफिक थॉट्स हैं जी, जो लॉजिकल थॉट्स हैं, इन पर ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। ह्यूमन डिविनिटी मिशन में यूथ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स पर हम प्रॉब्लम पिक करेंगे, ठीक है, और उस प्रॉब्लम पर यूथ को क्या करना चाहिए जी, और उसको जो करना चाहिए वो कैसे कर सकता है, तो उस पर हम ह्यूमन डिविनिटी मिशन का ये प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। एक आध एग्जांपल देके मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। नहीं जरूर सर। जैसे कि हमारा एक प्रोग्राम है कोशिश तो कर, जो कंपोनेंट प्रोग्राम 8 है इसमें, ह्यूमन डिविनिटी मिशन के 8 कंपोनेंट प्रोग्राम है, जिसमें एक प्रोग्राम है कोशिश तो कर,
एटलीस्ट ट्राई, कम से कम कोशिश तो कर। तो उस कोशिश तो कर में हम उन थॉट्स को फ्लॉट करते हैं युवाओं के दिमाग तक, जिन थॉट से उनका परसेप्शन बदले, उनके सोचने का तरीका बदले। जब आपका परसेप्शन बदलता है तो थॉट प्रोसेस भी बदलता है जी। जैसे एग्जांपल सुनिए आप जी। ये जो धर्म है, जितने भी रिलीजन जिनके ऊपर बड़ा मारामारी करते हैं आपस में, सब दुनिया के धर्मों में, थोड़ी हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया के धर्मों की बात कर रहा हूँ, सब जगह वो सारे धर्म सदा नहीं थे मानव की जिंदगी में। ये जो मानव है, होमो सैपियंस जो स्पीसीज है, जिसे हम मानव कहते हैं, ये लगभग 3 लाख साल पहले पृथ्वी पर आई अफ्रीका में। उसके बाद ये दुनिया में स्प्रेड हुई, और इससे पहले भी मानव था। मानव के दूसरी स्पीसीज हैं, होमो इरेक्टा है, होमो हैबिलिस है, वो पहले से 20-20 लाख साल पहले से पृथ्वी पर थी। लेकिन अब ये धर्म जितने भी है ना, ये जैसे हम कहते हैं हिंदू धर्म 5000 साल पुराना है ना, फिर उसके बाद हिंदू धर्म के बाद बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, उसके बाद इस्लाम आया, ये सब 5000 साल के बाद की डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन हम यहाँ 3 लाख साल से हैं जी। अब मैं यूथ के दिमाग तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 3 लाख साल से, 3 लाख साल से पृथ्वी पर बना हुआ मानव आदिकाल से, और इन धर्मों का वजूद तो बस कुछ हजार साल से। सही है। कौन से तब धर्म थे, कौन से तब धर्म थे, कहां देवस्थान थे? पूर्वज मेरे सभी इंसान, बस इंसान थे। लेकिन धर्मों का वैल्यू है, धर्मों ने मानव समाज को आगे बढ़ाया है, बांध कर। सब धर्मों को मान दे, सब धर्मों को मान दे, सबको तू सम्मान दे, मिटा मूल से घृणा द्वेष को, प्रेम हृदय में भर, सफल हो ना हो कोशिश तो कर। कोशिश तो कर। जो ये कोशिश क्यों नहीं करते भाई कि हमारा ये जो धर्म है ये अभी 5-6 हजार साल पुराना डेवलपमेंट है, हम लोग 3 लाख साल से, और ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है जी। तो हम यूथ तक ये पहुंचाएं कि 3 लाख साल से पृथ्वी पर बना हुआ मानव आदिकाल से इन धर्मों का वजूद तो बस कुछ हजार साल से। कौन से तब धर्म थे, कहां देवस्थान थे? पूर्वज मेरे सभी इंसान, बस इंसान थे। सब धर्मों को मान दे, सबको तो सम्मान दे, मिटा मूल से घृणा द्वेष को, प्रेम हृदय में भर, सफल हो ना हो कोशिश तो कर। यदि हम इस थॉट को आज के युवा के दिमाग तक पहुंचा पाए तो परसेप्शन बदलेगा, थॉट प्रोसेस बदलेगा, लोग सभी धर्मों को मान देने लगेंगे जी। तो इस तरह की समस्या और उन समस्याओं पर निदान कैसे करें, जैसे बेरोजगारी की समस्याएं, सबसे मुख्य यही चलता है कि युवा जो है पढ़ाई तो कर पा रहा है, पढ़ाई डिग्री भी ले रहा है, लेकिन बेरोजगारी भी है। तो उसका समाधान क्या सोचते हैं आप? देखो, मैं वही बात जो आपके दिमाग में बात है वो दुनिया के, हमारे हिंदुस्तान के हर युवा के दिमाग में है, और उसके मतलब उसी परसेप्शन को मुझे बदलना है। हमारी जो ह्यूमन डिविनिटी मिशन का जो उद्देश्य है उसी परसेप्शन को बदलना है। अब बेरोजगारी 1947 में भी थी जी, भयंकर बेरोजगारी थी, खाने को भी अनाज नहीं था, लोगों के पास काम ही नहीं था, भूख से लोग मर जाते थे। और देखिए, आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन के टाइम पे भी थी, जब अपने पिताजी से कह रहे थे मुझे पैदा क्यों कर दिया, है ना? सुना है वो आपने किस्सा, अमिताभ बच्चन साहब कभी वो भी सुनाते हैं। उनके समय भी बेरोजगारी थी जबरदस्त, आज के समय भी बेरोजगारी है। आज से 40 साल बाद जब कोई चैनल इंटरव्यू कर रहा होगा तो भी बेरोजगारी रहेगी। बेरोजगारी समस्या नहीं है, समस्या है कि जो लड़का जिसके पास काम नहीं है वो काम कैसे ढूंढ सकता है, कैसे सर्च कर सकता है, कैसे काम कर सकता है, और उसे क्या करना चाहिए। अब ठीक है, ये तो नहीं कह सकते ना आप सारे लोगों को सरकार नौकरी दे देगी, नहीं, संभव ही नहीं है ना। आप कोई भी सरकार हो जाओ तो भी संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं बेरोजगारी को दूर करने के, क्या यूथ कर सकता है, उन चीजों पर ह्यूमन डिविनिटी मिशन काम करेगा। और इसके 8 कंपोनेंट प्रोग्राम है। तो जैसे आप एक उदाहरण के लिए देखिए, युवाओं गांव में आओ, एक प्रोग्राम है हमारा, यूथ कम इन विलेजेस। सब भाग रहे हो यार गांव में, और जमीनें पड़ी हैं। आप वंडर करेंगे जान करके कि 40 से 50% जमीनें अभी ऐसी हैं जिनके खेती करने वाले नहीं है, वो किसी को दे कर रहे हैं, यार तू कर लेना, बारिश हो गई तो उसने कुछ बो दिया।
जी। ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र है, अभी भी 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है अगर किया जाए तो बढ़िया ही है। एग्रीकल्चर, है ना। ठीक है यार, अब पहले तो दिक्कत थी, रहो शहर में, हाँ, रहो शहर में, आप रहो, गाड़ी उठाओ, मोटरसाइकिल उठाओ, कार उठाओ, फुर्र से आओ। आज तो कनेक्टिविटी कितनी शानदार है, सही है आप गांव में अपनी खेती कर सकते हो जी। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि 3 चीजें बदली हैं हिंदुस्तान में, जो अभी 15-20 साल पहले नहीं थी। पहली है रोड कनेक्टिविटी, हाँ, वो बहुत आसान हो गया। अब आप जाइए गांव के खेत खेत तक पहुंच सकते हो। दूसरी, एजुकेटेड यूथ, पहले नहीं था एजुकेटेड यूथ इतना कि भाई आपको ग्रेजुएट किया हुआ लड़का या बीटेक किया हुआ लड़का गांव में मिल जाए, लेकिन आज अवेलेबल है। आज तो एजुकेटेड यूथ अवेलेबल है, कनेक्टिविटी अवेलेबल है, कम्युनिकेशन अवेलेबल है। कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी, तो यार हमें सिर्फ रोजगार में घुसना है, पैर जमाने की जरूरत। हाँ, पैर जमाने की जरूरत है। आप किसी उन क्षेत्रों पर हम बात करेंगे जी। 40 कंपोनेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन पर हम बात करेंगे कि यार ये, अब देखो एक इंटरव्यू में तो आपको सारे कंपोनेंट डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो कहूंगा युवाओं से कि आप ह्यूमन डिविनिटी मिशन के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर प्रकाश कुमार HDM लिखेंगे तो चैनल आ जाएगा जी। इस पर हम ये वार्ताएं सारी भेजेंगे। तो हमारा पर्पस है ह्यूमन डिविनिटी मिशन में कि हम युवाओं को ये बता सकें कि जो समस्याएं हैं उनमें वो क्या करें और कैसे करें। थॉट प्रोसेस को बदलने का एक प्रयास है, और ऐसा नहीं है दुनिया में मैं ही ऐसा काम कर रहा हूं, मैं ही हूं, कुछ बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा बम्बार्डमेंट उठा के हम हिंदुस्तान में ला देंगे, ऐसा नहीं है। एक प्रयास है, लोगों तक बात पहुंचाने का प्रयास है। अब जैसे आप देख रहे होंगे यूथ में जो सम्मान की भावना है, नमन की भावना, वो बहुत कम हो गई। हर युवा यूं करके चलता है, क्योंकि वो 40 साल पहले ऐसा नहीं था। हमने अपने बुजुर्गों के सामने बोलते नहीं थे, कोई बड़ा मिलता था पैर छूते थे जी। अब नमस्ते करने में भी जोर आता है बंदे को, है ना। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं यूथ को, वो हमारे यूथ ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा स्किल्ड है, बढ़िया है, सही। लेकिन नमन उनसे गायब हो रहा है। नमन, नमन में कहते हैं विनम्रता, जिसमें रेस्पेक्ट, झुकना जी, बहुत खूबसूरत चीज है। झुकना बहुत खूबसूरत चीज है। नमन, मैं आपको समझाता हूँ, ह्यूमन डिविनिटी मिशन का पोर्शन है, यदि आप इसे लें अपने इंटरव्यू में तो जी। ये दुनिया की किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, किसी भी सोसाइटी में पहली चीज आदमी के आदमी पर मिलने पर नमन है। मैं आपसे मिला पहली बार, क्या करोगे आप मुझे? नमस्कार। नमस्कार, क्या है ये, है ना। नहीं, ये इसका मतलब क्या है? नमस्कार का मतलब है मैं आपको नमन करता हूं, नमन करता हूँ, और कृपया करके आप इसे स्वीकार कीजिए। इसको कहते हैं नमस्कार। मतलब दो भावनाएं आपको आ रही हैं, बिल्कुल। मैं आपको नमन कर रहा हूं और कृपया आप इसे स्वीकार करिए। दिस इज नमस्कार, आदाब अर्ज, मैं आपको नमन कर रहा हूं और मेरी गुजारिश है कि आप इसे स्वीकार कर लें, स्वीकार करें। तो ये नमन हमारे इसमें खत्म हो रहा है। मैं कोशिश तो करके एक मन का बहुत खूबसूरत है, सुनाता हूँ आपको इस संबंध में, इसलिए मैं चाहता हूं कि यूथ इससे जुड़े। बिल्कुल सर। कि धावकों के बीच में जाइए कभी आप, जब वो रेस दौड़ते हैं 100 मीटर 200 मीटर, देखी होंगी ना आप, सबने देखी है। बिल्कुल एशियाड गेम देखते हैं, आपके ओलंपिक गेम देखते हैं, कॉलेजेस के गेम देखते हैं, सबका एक ही पैटर्न है। जहां से जिस लाइन से आप दौड़ना शुरू करेंगे उस लाइन पर धावक झुक जाता है, नब जाता है। क्यों सोचो, सारे युवा ये सोचो इस देश के, कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे दोनों हाथ जमीन पर रखकर झुक क्यों जाते हैं? झुक जाते। अरे सीधे खड़े हो जाओ ना, सीधे 90 डिग्री पे, कैट सेट गो, ऐसा क्यों नहीं होता? सोचो, साइंटिफिक है ये बात। जब तक आप झुकेंगे नहीं, जब तक आप स्पीड नहीं ले सकते, स्पीड नहीं ले सकते। नमन, झुकना। कोई आदमी झुके बिना रफ्तार नहीं ले सकता। रफ्तार लेने का सबसे पहला लॉ है, सबसे पहला नियम है झुक जाना, नमन करना। धावकों के बीच चल, देख कोई दौड़ तू। जी। धावकों के बीच चल, देख कोई दौड़ तू, ये झुककर होती है खत्म, ये झुक के होती है शुरू। जब आप खत्म करते हो ना लाइन में, उस समय भी वो आगे की तरफ झुकता है धावक, तभी वो देखा आपने कभी ध्यान से? धावकों के बीच चल, देख कोई दौड़ तू, ये झुक के होती है खत्म, ये झुक के होती है शुरू। झुकने में कमाल है, झुकना बेमिसाल है। जी जी। इश्क हो या बंदगी, बंदगी कहते हैं पूजा को, इश्क हो या बंदगी, झुक के होते हैं सभी। आदतों में ढाल ले तू झुकने का हुनर, सफल हो ना हो कोशिश तो कर। ये एक मूल मंत्र कह सकते हैं जिसमें आगे बढ़ने की बात आती है। तो इन्हीं चीजों को, इन्हीं खूबसूरत थॉट्स को
हम युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन डिविनिटी मिशन में। जो अच्छे युवा हैं जिनके पास कोई टैलेंट है, अच्छा गाते हैं, अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, अच्छा संगीत बजाते हैं, कोई कलाकार हैं, उनको हम चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, ह्यूमन डिविनिटी मिशन पर साइन अप करें। हम उनके प्रोग्राम्स को दुनिया को दिखाएंगे। ये ह्यूमन डिविनिटी मिशन का मोड है HTM का। तो ये कार्यक्रम है। यहाँ पर एक सर मैं सवाल है, बीच में सवाल कह सकते हैं, मेरी भी आपने जो बात बताई उससे। तो अभी की बात करें, जैसे बेरोजगारी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि बेरोजगारी जो कह सकते हैं कि हाँ समस्या है, तो उसका समाधान आप कहते हैं कि वो भी है। अब यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि पढ़ाई करने के बाद जो डाइवर्ट है वो भी बहुत है, और उसका मुख्य कारण क्या है जो पढ़ाई के। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा थॉट नेगेटिव हो गया जी, हम सोचने ही नेगेटिव लग गए जी। मैं वो परसेप्शन की बात कर रहा था ना। बिल्कुल। जब आप ये देखोगे दुनिया बुरी है, खराब है, सब गड़बड़ है, तो आप नहीं, सब खराब है, सब मेरे पास है, तो आप नेगेटिवली सोचते हैं जी। सच्चाई बताऊं मैं आपको, इस दुनिया को बताता हूं, यदि आपका चैनल जितने बच्चों तक पहुंच जाए, दुनिया में सबसे खूबसूरत समय आज ही है। इतना पूरी मानवता के इतिहास में 3 लाख साल में कभी नहीं था। लोग खंडर वो उठा के तलवार मारते थे एक दूसरे को, बड़े बड़े युद्ध होते थे, महायुद्ध हो गए, है ना। इतना खूबसूरत समय जितना आज है, और इतने पढ़े लिखे लोग जितने आज हैं, इतने रिसोर्सेज को कैप्चर करने की हमारी कैपेसिटी जितनी आज है। भाई एक महाराजा जी होते थे, कुछ कोई उनकी खेत को हाथ लगा सकता था, है? मतलब आप ये देखिए कि जो सिस्टम है हमारा आज के दिन, वो आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, पढ़ने की, कुछ काम करने की, बोलने की, आगे बढ़ने की। आप चले जाओ ना इंडिया, यदि बहुत सारे लड़के इंडिया से बाहर चले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जाने चाहिए। 3 करोड़ लोग इंडिया के बाहर हैं, हिंदुस्तान से, जहां अपॉर्चुनिटी मिले जाने चाहिए। जो थॉट प्रोसेस है ये कि आपने नेगेटिव बना लिया माहौल को जी। अब मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, अब 4 साल तक मैं मेहनत ही कर रहा हूं और वो निकली नहीं सरकारी नौकरी, है ना, और निकली तो तुम्हारे हाथ नहीं आई। सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहो, लेकिन जो आपके पास, यदि आपने एजुकेशन अपनी पूरी कर ली है, तो आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे हम सिखा रहे हैं इसमें कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन में, हम फार्म की डिजाइनिंग सिखा रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम हैं जो यूथ के लिए, जो रोजगार के लिए। कितने लाखों फार्म सब डिजाइन होंगे आने वाले टाइम में। तो आप सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सीखिए, आप कोरल ड्रॉ सीखिए, आप मैं बताया ना, हमने खेतों में जाकर के खेती करना सीखिए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है यदि आपके पास हुनर है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मेरे फादर बताया करते थे, और शायद डिस्कशन में भी था, बिल्कुल, कि आपकी ऊंचाई और आपकी लंबाई, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लंबाई तय करता है जीन, उसके माता पिता से मिला जीन। न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत असर है, तो वो बस 2 इंच 4 इंच, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूट्रिशन भी असर डालता है आदमी की लंबाई पर। लेकिन बेसिकली आपकी लंबाई को, जो सेंटीमीटर में होती है, मीटर में होती है, उसको तय करती है आपकी जीन, जेनेटिक्स। लेकिन आपकी ऊंचाई तय करता है आपकी मेहनत, आपकी मशक्कत। क्या बात है सर। आप कितने ऊंचे आदमी हैं, कितने बड़े आदमी हैं, कितने ऊपर हाइट तक आपकी लंबाई जाती है, और आसमान बहुत ऊंचा है, तो वो, और सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी ऊंचाई है, लंबाई नहीं है। मैं बहुत सारे यूथ को ये बात कहना चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं इस सीमेंट में जान है, कह के 20 करोड़ रुपए ले लेते हैं, तो आपको इस सीमेंट में जान है, आपको 2 पैसे नहीं देगा कोई, नहीं देगा। तो वो जो ऑरा है ना आपका, वो है इंपॉर्टेंट, सही है, और वो बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत, बहुत टाइम लेता है आपको ऊपर लाने के लिए। तो ये है, बताएं। और अभी सर जैसे आपने बताया, जैसे युवा है तो बाहर आपने बोला गांवों की तरफ भी, अब गांवों की तरफ जाने वाली बात है, शहरों की तरफ नहीं, गांवों की तरफ, ठीक है। और उसमें भी बहुत सारे अपने पास साधन है, संसाधन है, जिसको हम यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ कि आपने, मैक्सिको है, अमेरिका है, जॉर्जिया है, ठीक है, कॉमनवेल्थ पब्लिकेशंस, आपकी बुक्स जो है पब्लिश हुई है, ठीक है, बाहर के कंट्रीज में भी, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सर जो है, डॉक्टर प्रकाश सर है, वो सिरोही में है और यहीं से अपना जो भी कार्य है वो कर रहे हैं। एक, देखिए, मेरा लास्ट पोस्टिंग प्लेस सिरोही था जी, और विदेश क्यों नहीं गए सर? नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, उसकी बात मुझे बताता हूँ।
पहली बात तो यह है कि मेरा लास्ट पोस्टिंग प्लेस सिरोही था जी। और मेरी वाइफ गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर। सिरोही में? हाँ, सिरोही जी। तो हम परिवार को, हिंदुस्तानी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, परिवार को तवज्जो देते हैं। जी। तो मैंने यहीं से अपना वीआरएस लिया। पहली बात तो मैं, बहुत लोग बड़ी तान के कहते हैं ना, मैंने नौकरी छोड़ दी सरकारी, ऐसा लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। जी। मैं सरकार में बहुत शानदार काम कर रहा था, सरकार ने मुझे बहुत मदद की और सरकार के कारण ही हम लोग बहुत बड़े बड़े काम कर पाए। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है हमारी, हमारे राजनेता बहुत अच्छे हैं, हमारा सारा सिस्टम बहुत खूबसूरत है, हम उसमें खामखा की कमी निकालते हैं। मैंने बहुत शानदार नौकरी की, सरकार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सरकार ने बहुत शानदार काम दिया। मेरा जो मुख्य काम था, जो सीपीडीएम को मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको, आप उस पर आएंगे अभी, उसमें जो मुख्य काम था राजस्थान सरकार के अंदर, वो मेरा पूरा हो गया था। दूसरा एक चीज और पूरी हुई थी, मेरे 28 साल पूरे हो गए थे नौकरी की। 28 साल पर सरकार मानती है कि इस व्यक्ति को पूरी नौकरी हो चुकी, ये अपनी पूरी पेंशन ले सकता है। भले ही मेरे 10 साल बाकी थे जी, ठीक है, लेकिन 28 साल की नौकरी पूरी हो चुकी थी। मुझे लगा कि सरकार से बाहर आकर, क्योंकि आप सरकार के अंदर जब काम करते हैं तो 8 घंटे तो ड्यूटी भी करते हैं ना साहब आप अपनी, तो उस ड्यूटी के टाइमिंग को मैं अब लोगों के लिए उपयोग में लाना चाहता था। तो मैंने वीआरएस ले लिया, पूरी पेंशन लेता हूं मैं, सारे लाभ लिए मैंने सरकार से, एंड मेरा सैल्यूट है सरकार जी कि वो सारे लाभ देती है हम जैसे लोगों को जो हम सेवा करते हैं। और शानदार मेरा टाइम रहा सरकार के अंदर। सीपीडीएम आप आओगे, डिस्कस करोगे तो मैं आपको बताऊंगा उसमें इतना बढ़िया काम किया है सरकार ने हमने। और यही सवाल जैसे अभी मेरा पूछना रह गया था, आप जाना एग्रीकल्चर के बारे में जानना। बिल्कुल सर, सीपीडीएम प्रोग्राम देखो, कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन जो मेरा दूसरा प्रोग्राम है, ये तो ह्यूमैनिटी का कार्यक्रम है, हिंदी भाषा में युवाओं के लिए जी। दूसरा कार्यक्रम हमारा एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट का है, कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन। मैं आपको बताऊंगा, आपके समझ में आएगा, बहुत आसान कार्यक्रम है जी। जब हम बीमार होते हैं, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, कभी कभी जीवन में बीमारी आ ही जाती है, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, कुछ और हो गया। जब हम बीमार होते हैं तो हम जाते हैं सीधा एक डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर हमारे लिए 2 काम करते हैं। पहला तो वो डायग्नोस करते हैं हमें समस्या क्या है, छोटे मोटे टेस्ट भी करा लेते हैं वो उसके लिए। तो पहली चीज क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि समस्या क्या है, डायग्नोसिस कहते हैं उसको, और दूसरा वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। और वो दोनों काम वो एक कागज के पर्चे पर लिख के करते हैं, इसको कहते हैं हम प्रेस्क्रिप्शन जी। ये प्रेस्क्रिप्शन हमारे इलाज की रीड है, इसी से वो दवाई का दुकानदार हमें दवाई देता है, उसी में वो बताता है सुबह खाओ, शाम खाओ, इतने खाओ, 2 गोली खाओ, 1 गोली खाओ, ठीक है, ये इंजेक्शन लगाओ। वो जो प्रेस्क्रिप्शन है दवा का पर्चा, उसे एक विद्वान आदमी लिखता है मेडिकल साइंसेस का, डायग्नोसिस और प्रॉब्लम का पर्चा, प्रेस्क्रिप्शन। ये प्रेस्क्रिप्शन खेती में है ही नहीं, मिसिंग है। जब हमारी फसल बीमार होती है, ठीक है, चाहे उस पर कोई समस्या आई हो, कीड़ा, बीमारी, न्यूट्रिशन, कुछ भी समस्या आई हो, कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल है जो दवा का पर्चा लिखे, उस समस्या को पहचान करे और उसका सही वैज्ञानिक इलाज लिख के दे, इसको कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन। तो ये प्रेस्क्रिप्शन कृषि के क्षेत्र में मिसिंग है। और ये बात नहीं सोचना कि हिंदुस्तान में मिसिंग है। अच्छा। कभी कभी लोग सोचते हैं ना, यार हमारे यहाँ इतना खराब है यार, कहीं होगा दुनिया में, है ना? ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ये प्रेस्क्रिप्शन नहीं है अभी, क्योंकि जहां बड़ी एरियाज में खेती होती है, यूक्रेन में, यूएसए में, रशिया में, वहां पर कंसल्टेंट्स हैं, पूरा का पूरा एक कंसल्टेंट, उसको इतनी तनख्वाह दे पाते हैं बड़े लोग हैं वो, ताकि वो उनकी पूरी खेती दे सके, वो टेक्निकल आदमी है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक किसान पूरा का पूरा टेक्नोक्रेट नहीं रख सकता ना। तो हमारे यहाँ ये प्रेस्क्रिप्शन लिखने वाला फसलों का डॉक्टर नहीं है। और हमारी इस प्रोग्राम में कोशिश है, कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन में, कि वो डॉक्टर हो। और वो आएगा कैसे? मैंने वही तो कहा ना, समस्या है, लेकिन उसको कैसे क्या किया जाए और कैसे किया जाए, सॉल्यूशन क्या है? तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए में ये है कि हमारे हजारों बच्चे एग्रीकल्चर कॉलेजेस से निकलते हैं, बीएससी एजी, एमएससी एजी करते हैं, है ना। और हमारे पास बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेज, ये हमारे इंडिया में नहीं, वहां अफ्रीका में भी, दूसरी जगह बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, सब जगह एग्रीकल्चर कॉलेजेस, वहां से स्टूडेंट निकलता है। सब स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिलती, सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, इंडिया में तो बहुत सारों को नहीं मिलती। तो हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करें और वो अपने क्षेत्र में प्रैक्टिशनर डॉक्टर बने। तो वो 2 तरह से काम आएंगे, एक तो उन्हें रोजगार मिल गया, सही बात, और एक किसानों को सेवाएं मिल गई, क्योंकि वो पढ़े लिखे विद्वान लड़के हैं, उन्हें हम कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन से जोड़कर, अब हमारा बहुत सरल है, हमारा मिशन मुफ्त है, एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लेता स्टूडेंट से। पोर्टल पर आइए, साइन अप करिए, उसका सारा मटेरियल, सारे लेक्चर आपको फ्री मिलेंगे। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो ये है कि उन बच्चों को हम मोटिवेट करें
कि वो फार्म डिजाइनिंग कर सकें, वो क्रॉप के एडवाइजर बन सकें, वो हमारी फसलों के इलाज कर सकें, वो फार्म के बिजनेस लगवा सकें, वो खेतों में जो विकास के लिए जो चीजें चाहिए वो कर सकें, वो नर्सरी बना सकें। तो हम उनको प्रोफेशनलिज्म सिखाते हैं इस कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन के तहत। अब यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट में हमने क्या किया जी, क्योंकि वो सवाल था कि भाई आप राजस्थान गवर्नमेंट से आए बाहर कैसे। मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैं तो मेरा नहीं कह सकता भाई, देखो सही भाषा नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट का एक परियोजना थी जिसमें हमने उस थॉट को क्रिएट किया था, हमने गवर्नमेंट को पुटअप किया था कोटा के अंदर। प्रॉप परियोजना नाम से था, प्रोडक्शन विद प्रोटेक्शन। हमारे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं वो दवा का पर्चा बना के दें, ये परियोजना थी। कोई भी किसान आए तो उसे लिख के में दवा मिले, लिखित में मिले, और फिर उससे वो दवा लाए। इस परियोजना का नाम था प्रॉप, प्रोडक्शन विद प्रोटेक्शन। 4 जिलों में हमने पहले वो लागू की थी, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। और उसके बाद उसको राजस्थान गवर्नमेंट में पूरे राजस्थान में लागू किया गया। आज के दिन वो आपके सिरोही में भी लागू है। तो हमने सरकारी क्षेत्र में तो उसको कर दिया, लेकिन सरकारी क्षेत्र में बहुत कम एम्प्लॉइज हैं, और पूरे के पूरे एम्प्लॉइज नहीं है। मतलब जैसे एक गांव में कितने सारे किसान हैं, और यदि मान लो 10 गांव के ऊपर एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, तो कैसे सबको दे सके हैंडल करना। तो इसलिए हमें पब्लिक सेक्टर में भी वो सेवाएं चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में भी वो सेवाएं चाहिए। तो फिर मैंने ये सोचा कि राजस्थान गवर्नमेंट में लागू हो गया, तो इसी बात को हम दूसरी दुनिया के क्षेत्रों में भी लागू कर सकते हैं। 28 साल की नौकरी पूरी हो गई, पूरी पेंशन गवर्नमेंट दे रही है, तो वो 8 साल जो सरकार में लगाए जा रहे हैं वो अब इस भले काम के लिए लगाए जाए, और उसके लिए सरकार तैयार भी होगी। हालांकि सरकार जल्दी से तैयार नहीं हुई, मुझे मेरे एप्लीकेशन के बाद 1 से सवा साल बाद रिटायरमेंट दिया गया। मेरे जो कमिश्नर थे, बहुत शानदार आदमी थे, ओम प्रकाश सर, उन्होंने बाकायदा मुझे कन्विंस किया संडे के दिन फोन करके कि आप मत जाइए गवर्नमेंट छोड़ करके। और फिर जब मैंने उन्हें पूरी परियोजना बताई तो फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रिटायरमेंट दिया। एक बहुत खूबसूरत मेरी किताब है युवा बोध भारती, अभी आने वाली है मार्केट के अंदर, कोशिश तो कर, ऑलरेडी अवेलेबल है जी। तो उसका एक बहुत खूबसूरत वो है, मैं आपको सुनाता हूँ कि मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, परेशानी ये है कि करना पड़ता है। और मजे बहुत हैं जन्नत में, सुना है, जन्नत कहते हैं स्वर्ग जी, मजे बहुत हैं जन्नत में सुना है, पर मुसीबत ये है कि मरना पड़ता है। जब जो आदमी मरने की सीमाओं तक करने को तैयार होता है, वो स्वर्ग लाता है जमीन के ऊपर। तो सर ने बहुत सारी चीजें हमें बताई, सिखाई, बातों बातों में, भले दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है सर ने जो बातें सिखाई है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, यूथ तक पहुंचे, और वो सीखे कि किस तरह से बात रोजगार की हो, बात कोशिश करने की हो, या बात एग्रीकल्चर फील्ड की हो, HDM जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी हो, और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व भी हो, उसका फायदा भी उठाए। और बस यही कहना चाहूंगा कि साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।